देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ यूनिफॉर्म सिलेंडर रेस्ट ऑन अ कार्ट एज शोन इन फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड द कार्ट इज 0.5 if the cylinder is 4 centimeter in diameter and 10 centimeter in height, which of the following is the minimum acceleration of the cart needed to cause the cylinder to tip over? तो इस तरह से क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, यहां पे हमारे पास एक ट्रॉली है और ट्रॉली के ऊपर किसको लाके प्लेस किया गया है? ट्रॉली के ऊपर लाके प्लेस किया गया है एक सिलेंडर को, और जो भी सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना दिया है? उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। फिर जो भी ट्रॉली है, अच्छा इन दोनों के बीच का सरफेस वहां पे रफ है, म्यू की वैल्यू गिवन है, कितनी दी है म्यू की वैल्यू? 0. अच्छा अब क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए सिलेंडर वहां पे क्या कर जाता है? टिप कर जाता है। एक्सेलरेशन किसका? कार्ट का। तो बताओ अगर ये कार्ट ए एक्सेलरेशन से जा रही है और हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कहां बैठा हुआ है, तो जब तक इस ऑब्जर्वर के लिए बॉडी टॉपल नहीं करेगी तब तक ये बॉडी कैसी है? इक्विलिब्रियम में। अब बताओ ये ऑब्जर्वर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा सेंटर ऑफ मास पे, क्या शो करेगा? mg। इसका फ्रेम कैसा है? तो ये यहां पे अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में सीडो फोर्स m इंटू ए, तो यहां पे सीडो फोर्स होगा mg होगा, साथ में क्या शो करेगा भाई? इस ऑब्जर्वर के लिए सिलेंडर रेस्ट में है, तो ma किसको बैलेंस कर रहा होगा? ma बैलेंस कर रहा होगा फ्रिक्शन को, वो फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक होगा। तो पहली इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? पहली इक्वेशन लिखेंगे Fs किसके बराबर है? ma के बराबर होगा, और n किसके बराबर होगा? mg के। अच्छा क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोल रहा है क्या कि ये सिलेंडर स्लाइड करने वाला है? जस्ट नहीं। अभी क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोल रहा है कि ये सिलेंडर जस्ट रेस्ट में? नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा स्टैटिक है, लिमिटिंग नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे टॉपल करने वाला होगा, बताओ उस टाइम पे नॉर्मल कहां चली जाएगी? अगर अभी हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे, फ्रिक्शन कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और फ्रिक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रहा है तो नॉर्मल कहां शिफ्ट करना चाहिए? जिस टाइम पे टॉपल होने वाला है, टॉपलिंग होने वाली है, उस टाइम पे नॉर्मल कहां पहुंच जाएगा? एच पे। और नॉर्मल कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा? क्लॉकवाइज। दोनों के टॉर्क को इक्वेट करो तो n इंटू 2। बताओ नॉर्मल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है कि नहीं है? तो कौन सा इस बैच का है क्या? इस बैच में हो तुम? मैं तो देखा ही नहीं तुझे आज तक। न्यू ज्वाइनिंग है क्या? कब? अच्छा। अब बताओ यहां पे जो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 2। फ्रिक्शन के लिए तो इसका नेगेटिव Fs इंटू 5 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। नॉर्मल की जगह पुट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस mg इंटू 2। Fs का मतलब ma इंटू 5 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब यहां पे सॉल्व करो और चेक करो a की वैल्यू कितनी वहां पे। आया कितना? तो चेक करो क्या दिया आंसर पीछे। हाँ फिर पेज 57 पे 17 का
पेज 50 पेज 57। तो उसमें क्या हो गया, पेज 57 क्वेश्चन नंबर 17। देखो ना, जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें यहां पे एक रॉड दिए कि नहीं दिए। जो भी रॉड है, रॉड इस पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड है कि नहीं है, तो रॉड इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। अच्छा, इस एंड पे हमने क्या किया है, इस एंड पे हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया है जिसका मास कितना है 2m। यहां पे हमने जो ब्लॉक को लाके प्लेस किया है उसका मास कितना दिया है m। ब्लॉक का कोई डायमेंशन नहीं है, तो ब्लॉक को हमें ट्रीट करना है एज अ पार्टिकल। फिर यहां पे तुम्हारा ग्राउंड है और यहां पे हमने एक स्ट्रिंग को लाके हैंग किया है कि नहीं हैंग किया। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है ये, और ये डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, हमें स्ट्रिंग से हैंग क्यों करना पड़ा वहां पे, क्योंकि देखो जो भी रॉड है, रॉड तो अभी सेंटर के अबाउट पाइवटेड है कि नहीं है। रॉड का मास कितना दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ बार ऑफ लेंथ l एंड मास m। तो जो भी बार है उसका मास m दिया है, लेंथ कितनी दी है l, हैज अ फ्रिक्शनलेस पाइवट थ्रू इट्स मिड पॉइंट। तो जो भी रॉड का वेट रहेगा, रॉड का वेट तो पाइवट पे ही एक्ट करेगा नहीं एक्ट करेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर इज एन एडिशनल पॉइंट मास 2m ऑन द राइट एंड ऑफ द बार and an additional point mass m on the left end of the bar. The bar is held horizontal by a vertical cord attached at L/4 from the left end as shown in figure. The additional mass m and 2m remain fixed on the rod. The rod is initially horizontal. Find the tension in the cord. अब बताओ, जो भी रॉड है, रॉड इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी नहीं रोटेट करेगी। किसका टॉर्क 0 है, mg। ये 2m कैसा रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज, m एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अभी किसका टॉर्क ज्यादा है, 2m का या m का। 2m का ज्यादा होगा क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहां पे स्ट्रिंग में टेंशन T आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले तुम रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सेंटर पे क्या शो करोगे, mg। यहां पे सब ब्लॉक अटैच्ड हैं, 2mg mg, यहां पे टेंशन T और हिंज की नॉर्मल भी आएगी। अब पहली इक्वेशन क्या लिखोगे, पहली इक्वेशन तुम यही लिखोगे n किसके बराबर होगा, T प्लस, बताओ पहली इक्वेशन यही है कि नहीं। अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0। इसकी टेंडेंसी क्लॉकवाइज, इसकी टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज, इसकी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इक्वेशन क्या लिखोगे, T इंटू L/4 प्लस mg इंटू L/2 माइनस 2mg इंटू L/2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। और ये जो रहेगी ये हमारी इक्वेशन 2 होगी कि नहीं होगी। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो और चेक कर लो यहां से t की वैल्यू कितनी। साइन कन्वेंशन वही लिया है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। इससे पहले तुमने कुछ पढ़ा है रोटेशन, तो फिर स्कूल कौन सा था, क्योंकि तो मिड में चल रहा है टॉपिक रोटेशनल मोशन। हाँ, अरे जो बैठे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं तो बीच में आगे कैसे कर लेगा। आ गया टी की वैल्यू, टी कितना आ गया
अब टी की वैल्यू 2 mg, तो नॉर्मल कितना 6 mg। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था, फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्स दैट द पाइवोट एक्सर्ट्स ऑन द बार। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द कॉर्ड इज कट व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बार इमीडिएटली आफ्टर द कॉर्ड इज कट। तो इसमें क्या है भाई, जैसे ही तू कॉर्ड को कट करेगा क्या चीज जीरो हो जाएगी, टेंशन जीरो। तो यहां पे टी क्या हो गया। अब बताओ उस टाइम पे कौन सा टॉर्क ज्यादा होगा, 2m का टॉर्क ज्यादा होगा, m का कम होगा, तो हम नेट टॉर्क लिखते हैं। नेट टॉर्क का मतलब होगा बड़े में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, तो 2mg इंटू एल बाई टू माइनस एम जी इंटू एल बाई टू इक्वल्स टू आई अल्फा होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान है, आई जो रहेगा, आई तो पूरे सिस्टम का लिया जाएगा क्योंकि पूरा सिस्टम अब रोटेट कर रहा है। तो पूरे सिस्टम में सबसे पहले तो रॉड आएगी, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है, तो m इंटू एल बाई टू का स्क्वायर, ये पार्टिकल कितने पे 2m इंटू एल बाई टू का स्क्वायर। आई की वैल्यू पुट करो और चेक कर लो यहां पे अल्फा कितना। तो चेक करो आंसर, अल्फा कितना 3g बाय 5 है। तो जो सी पार्ट था वो यही था, इफ द कॉर्ड इज कट व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बार इमीडिएटली आफ्टर द कॉर्ड इज कट। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, कौन सा टॉर्क ज्यादा है, यहां पे अगर हम बात करें तो कौन सा टॉर्क ज्यादा है, क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है। तो कुछ टाइम बाद डायग्राम मेरा ऐसा होगा कि नहीं होगा, यहां पे आ रहा होगा किसका 2mg का टॉर्क, यहां पे mg का, और बताओ ये रॉड कितना एंगल टर्न कर गई, थीटा। अब बताओ किसी टाइम पे रॉड अगर थीटा एंगल टर्न कर गई है तो उस टाइम पे अल्फा की वैल्यू कितनी है। किसी टाइम पे ये रॉड अब थीटा एंगल, जो भी रॉड है रॉड की टेंडेंसी अब क्लॉकवाइज रोटेट करने की है। तो किसी टाइम पे रॉड अगर थीटा एंगल टर्न कर गई है तो उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट रॉड पाइवटेड है उस टाइम पे टॉर्क एक तो इसका बनेगा, दूसरा अब बताओ जो नेट टॉर्क रहेगा वो हो जाएगा 2mg, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का, तो ये डिस्टेंस कितना होगा l बाई टू कॉस थीटा माइनस mg इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। बताओ ये नेट टॉर्क होगा नहीं होगा, बड़े में छोटे को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब नेट टॉर्क को फिर से वहां पे क्या लिखो, नेट टॉर्क को लिखो वहां पे आई इंटू अल्फा, और चेक करो अब अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है। अब जो अल्फा आएगा वो इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा, अभी कैलकुलेट करना है। कितना, आई की वैल्यू पुट करी थी, तो फिर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कोई चेंज नहीं आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही है जो तुमने पहले कैलकुलेट किया है। थ्री जी कॉस थीटा बाय है। अब ये अल्फा किसी इंस्टेंट पे है, इंस्टेंटेनियस अल्फा को हम क्या लिखते थे, डी ओमेगा बाय डी टी, डी थीटा से मल्टीप्लाई करो, डी थीटा से डिवाइड करो, तो डी थीटा बाय डी टी क्या बन गया, डी थीटा बाय डी टी बन गया ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा। अब क्या करोगे वहां पे, अब वहां पे टर्म को तुम क्या करो, सेपरेट आउट करो, तो रिजल्ट हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा किसके बराबर, 3g बाय 5l कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब टर्म को सेपरेट आउट करो और इसको इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक, जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या थी, 0 थी। कुछ टाइम बाद रॉड कितना एंगल टर्न कर गई, तो कैलकुलेट करो उस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी। लास्ट पार्ट में यही बोल रहा है, व्हेन द बार हैज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री एंड इट इज वर्टिकल, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द मास 2m। तो जिस टाइम पे रॉड इस तरह से वर्टिकल हो जाएगी, तो उस टाइम पे रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। और हमें मालूम है रिजिड बॉडी के केस में ओमेगा सबका सेम होता है, तो इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो आर ओमेगा होगी, तो v इक्वल्स टू एल बाई टू इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो पहले ओमेगा कैलकुलेट करो और ओमेगा से अब यहां पे चेक करो v की वैल्यू क्या आ रही है। ओमेगा की वैल्यू पुट करो, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना, साइन थीटा 91, तो जो ओमेगा आएगा वो हो जाएगा कितना, √6g बाय 5l। ओमेगा की वैल्यू पुट करो वहां पे और चेक करो लीनियर वेलोसिटी कितनी। फिर और कोई नहीं है, लिखो नेक्स्ट हैंग डालो, फिर वहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हिंज की नॉर्मल उन्होंने कैलकुलेट करी थी ना, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और लिखो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो वहां पे, काइनेटिक एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन, kinetic energy possessed by a body due to its rotational motion is known as rotational kinetic energy। is known as rotational kinetic energy। इसमें डायग्राम ड्रॉ करेगा, एक यहां पे रिजिड बॉडी है और ये जो रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी अपनी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब बताओ अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है जो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो अब बताओ यहां पे अगर तुम कोई एक पार्टिकल लोगे
इस पार्टिकल की बात करें, इस पार्टिकल की बात करें, इस पार्टिकल की बात करें, तो ये सभी पार्टिकल वहां पे अलग अलग डिस्टेंस पे रोटेट करेंगे, नहीं रोटेट करेंगे? तो अगर रिजिड बॉडी अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो मान लो इस पार्टिकल का मास कितना है m1, तो ये पार्टिकल जो m1 मास का है वो r1 रेडियस पे क्या कर रहा है, घूम रहा है वहां पे। अच्छा, जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है, ये तो एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको हम डीके लिखेंगे। डीके क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा हाफ, बताओ काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला यही मालूम है कि नहीं मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब बताओ यहां पे जब कोई पार्टिकल, जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करेगी, तो पार्टिकल किस पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर। अगर इसका रेडियस r1 है, एंगुलर वेलोसिटी, तो इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होती कि नहीं होती। अब बताओ हर पार्टिकल के लिए v सेम होगा या डिफरेंट होगा, हर पार्टिकल के लिए v डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि r भी वहां पे क्या है, डिफरेंट है वहां पे। तो अगर हम एक पार्टिकल की बात करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 v1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे, ये तो एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं। अब अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी लेनी है तो वो हो जाएगी हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दूसरे के लिए क्या होगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर क्या होगा, r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टिल हो जाएगा हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे। सबसे पहले हमने एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखी, टोटल के लिए हम क्या करेंगे, सबको वहां पे क्या कर दो, ऐड कर दो। बताओ सबको जब तुम ऐड करने जाओगे तो क्या चीज कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर टिल mn rn स्क्वायर। बताओ ये बने या नहीं बनेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर टिल क्या हो गया, mn rn स्क्वायर। अब बताओ ये क्या बता रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ आई, और ये ध्यान रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसके अबाउट लेंगे, जिसके अबाउट एक्सिस, जिसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अभी तक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर था, लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है और वहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा उसी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। जैसे मैं अगर कहीं तुमसे बोलूं कि यहां पे एक रॉड है और ये रॉड अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ l है। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या बोलोगे इस रॉड की, क्या था फॉर्मूला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है रॉड का एंड के अबाउट, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। बताओ यही है कि नहीं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा मान लो इसी डायग्राम में देखो, अगर डायग्राम ऐसा दिया होता कि ये रॉड है और रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, अब काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ आई कितना, तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
जिसके अबाउट रोटेशन उसी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, कंसिडर करना है। लिखा है इतना? अब मैं अगर बोलता हूं कि यहां पे ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर हमने इस तरह से एक रॉड को लाके प्लेस किया। ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने इस तरह से एक रॉड को लाके प्लेस किया। रॉड का मास दिया हुआ है m, रॉड की लेंथ l, सरफेस वहां पे बोल रहा है रफ। तो रॉड का मास m, रॉड की लेंथ l, सरफेस रफ, और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन। अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट है इसका मतलब है कि रॉड का ये एंड स्लाइड नहीं कर सकता। अब रॉड इस तरह से वर्टिकल है और इस पोजीशन पे लाके रॉड को हल्का सा हमने राइट की ओर डिस्टर्ब किया। हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, बस हमने इसको हल्का सा उंगली से टच किया। अब जैसे इसको तुम टच करोगे तो कुछ टाइम बाद ये रॉड इस पोजीशन पे आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, कुछ टाइम बाद अगर देखोगे ये रॉड इस पोजीशन पे भी आएगी कि नहीं आएगी कुछ टाइम बाद? है कि नहीं? अब बताओ, जैसे ही हमने रॉड को डिस्टर्ब किया तो रॉड का ये एंड स्लिप तो कर नहीं सकता, और रॉड का ये एंड अगर स्लिप नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि जो पूरी की पूरी रॉड है, बताओ उस रॉड का मोशन प्योर रोटेशनल मोशन है कि नहीं? तो जो भी रॉड है, रॉड यहां पे प्योर रोटेशनल मोशन क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। अब कुछ टाइम बाद रॉड किसको हिट करती है, ग्राउंड को। बताना है उस टाइम पे रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कुछ टाइम बाद ये रॉड ग्राउंड को हिट करेगी। तो बताना है जिस टाइम पे रॉड ग्राउंड को हिट करेगी उस टाइम पे रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या है।
कितना? सबसे पहले इस पूरी रॉड को सिस्टम मान लो जरा। बताओ, रॉड को अगर हम यहां पे सिस्टम मान रहे हैं तो यहां पे रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। किसी भी इंस्टेंट पे रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो क्या शो करोगे? mg, दूसरी ग्राउंड की नॉर्मल। अच्छा, रॉड का ये एंड कहां स्लाइड करने की कोशिश करेगा? लेफ्ट, तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? अब बताओ, ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इस सिस्टम में फोर्सेस कैसे हैं? तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इस सिस्टम में ऑपरेट होने वाले फोर्सेस कंजर्वेटिव भी हैं? देखो है कि नहीं? इस सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कंजर्वेटिव भी है, साथ में फोर्स वहां पे क्या है? नॉन कंजर्वेटिव भी है। अच्छा बताओ, एनर्जी कंजर्व होगी क्या? मैकेनिकल एनर्जी? मैं पूछ रहा हूं कि यहां पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं होगी? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब होती है? जब फोर्सेस क्या होते हैं? और यहां पे फोर्सेस कैसे हैं? तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी क्या? क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, फोर्सेस कंजर्वेटिव भी हैं, फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव भी हैं, लेकिन जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है? वर्क परफॉर्म करता है, तब वहां पे क्या होता है? तब वहां पे होता है लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पे फ्रिक्शन है जरूर, लेकिन फ्रिक्शन कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा है फ्रिक्शन? कि वर्क का मतलब होता है जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का क्या होना चाहिए? और बताओ, उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं। तो इसका मतलब है कि यहां पे फ्रिक्शन का वर्क जीरो, और फ्रिक्शन ने अगर कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया, इसका मतलब है कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। और एनर्जी का अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी इनिशियल एनर्जी थी, बताओ वही हमारी फाइनल एनर्जी भी है कि नहीं? जो हमारी इनिशियल एनर्जी वही हमारी क्या हो गई? फाइनल एनर्जी। लिखा है इतना? अच्छा, अब बताओ, ये इनिशियल एनर्जी होगी क्या? बॉडी का पूरा मास कहां पे होता है? सेंटर ऑफ मास पे। कितनी हाइट पे? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgl/2। हमने केवल इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया है, कोई काइनेटिक एनर्जी तो दी नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। बाद में क्या होगा? बाद में जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो तो ग्राउंड पे आ गया कि नहीं आ गया? तो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अब बॉडी रोटेट कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई की वैल्यू क्या लेनी है? तो आई की वैल्यू लो यहां पे ml²/3। कितना ओमेगा? हाँ,
रूट, देखो चेक, ओमेगा की वैल्यू इतनी आ रही है क्या, √3g/L। अब ओमेगा मिल गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि उस टाइम पे यहां पे रॉड का एक पार्टिकल ए है, बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी, तो क्या करोगे? उस टाइम पे अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रॉड के पार्टिकल ए की वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा होगी। तो v इक्वल्स टू हो गया एल ओमेगा, क्योंकि वो पार्टिकल एल रेडियस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहां से हमें पार्टिकल ए की क्या मिल जाएगी, लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी। इसका मतलब है कि अब अगला कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं है या फिर फ्रिक्शन का वर्क 0 है, तो उस केस में हम एनर्जी कंजर्वेशन से ओमेगा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कर दूं मैं इतना, अब कैलकुलेट करके देखो यार, इसी लॉजिक को यूज करो। और कल भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था इस तरह का। तो यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रॉड ले रहा हूं, रॉड का मास m, रॉड की लेंथ l, और जो भी रॉड है, रॉड इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। हिंज का मतलब है कि रॉड इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगी, रोटेट करेगी। कुछ टाइम बाद रॉड इस पोजीशन पे आ जाती है। यहां पे जब रॉड की बात कर रहे हैं ना, यहां पे एंगल 30 डिग्री था, और इस पोजीशन पे लाके हमने रॉड को क्या किया है, रिलीज किया। तो रॉड को हमने कितने एंगल पे रिलीज किया, 30 डिग्री पे। अब जैसे 30 डिग्री पे छोड़ोगे तो ये जो भी रॉड है, रॉड इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, रोटेट करेगी। तो रॉड यहां पे क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, कुछ टाइम बाद रॉड वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगी। अब लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स, फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स exerted by the hinge, find out the normal force exerted by the hinge on the rod। तो बताना है कि जो भी हिंज है उसने नॉर्मल कितना अप्लाई किया। बताओ सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हाँ? क्या कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क क्यों कैलकुलेट करेंगे? अबे टॉर्क के मेथड से जाओगे तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, तब जाके ओमेगा मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, कुछ नहीं बोल रहा है तो हम तो ये मान के चलेंगे ना कि जो हिंज है वो हमारी क्या है, फ्रिक्शनलेस है। तो हम इंटीग्रेट क्यों करें, हम सीधे एनर्जी कंजर्व करा दें। और एनर्जी अगर कंजर्व कराओगे तो इस पोजीशन पे एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी? अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास किस पाथ पे चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास अगर यहां पे होगा तो कुछ टाइम बाद सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अब इस पोजीशन को मान लो रेफरेंस जरा,
जो न्यू पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की उसको रेफरेंस मानो। बताओ ये हाइट कितनी, L/2, ये हाइट कितनी, L/2 cos 30। अबे ये L/2 है ना यहां से तक का डिस्टेंस, तो बेस कितना हो जाएगा। तो अब यहां पे ऐसा लिखें क्या, इनिशियल एनर्जी कितनी है mg/L/2 cos 30, रिलीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0। बाद में अगर एनर्जी देखोगे तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mg/L/2, साथ में क्या निकल के आएगा, साथ में निकल के आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करो, आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू ml²/3, आई की वैल्यू पुट करो, पहले कैलकुलेट करो ओमेगा। ओमेगा कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं कि नहीं है, या तो हम टॉर्क से अल्फा निकालें, अल्फा से इंटीग्रेट करके ओमेगा कैलकुलेट करें, और दूसरा तरीका हमारा क्या है कि अब एनर्जी कंजर्व करा दें। बोलो। अच्छा हाँ यार, इसको अपन रेफरेंस माना है ना, तो इसको करो यार 0। बताओ ओमेगा कितना निकल के आ रहा है, हाफ तो कैंसिल आउट होगा, cos 30 कितना, √3/2, 1 - cos 30 कहाँ से होगा। अच्छा हाँ यार, देखो ना कैलकुलेशन है, चेक करो, हाइट भी तो चेक करो कितनी आएगी फिर वहाँ पे। इसको अगर रेफरेंस मानोगे तो ये तो कितना था, L/2 cos 30, ये डिस्टेंस L/2, तो हाइट तो ये होगी ना वहाँ पे। तो अगर हाइट ये पकड़ोगे तो रिजल्ट हो जाएगा कितना, mg/L/2 1 - cos 30। अब करो वहाँ पे, हमने सेंटर ऑफ मास की फाइनल पोजीशन को रेफरेंस पकड़ा है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर हाइट h है तो h का मतलब है L/2 - L/2 cos 30।
कितना है ओमेगा? अभी कितना है? ओमेगा की वैल्यू कितनी? 9/10 बाहर, और √3 कहाँ चला गया? cos 30 की जगह √3/2, तो कितना रहा ओमेगा की वैल्यू? 9/10 √g/12। अब चेक कर लेना क्या आ रहा है। ओमेगा तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे, नहीं कैलकुलेट कर लोगे? एक बार ओमेगा निकल के आ गया तो अब रॉड तुम्हारी इस पोजीशन पे आ गई कि नहीं आ गई? अब बताओ, रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या शो करोगे? एक तो mg, बताओ इस टाइम पे mg का कोई टॉर्क बनेगा क्या? तो वहां पे लिखवाया था अगर नेट टॉर्क 0 तो अल्फा अगर 0 होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। यहां पे केवल कौन सा एक्सेलरेशन बचा? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या होगा? L/2 इंटू, अब यहां पे केवल सेंटर के अलोंग एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल भी केवल कहां होगी? एक्सेलरेशन के अलोंग होगी। अब बताओ इक्वेशन क्या लिखी थी वहां पे? n माइनस एम जी इक्वल्स टू, अब चेक करो नॉर्मल की वैल्यू कितनी? आया कि नहीं आया? अब पेज नंबर 55 पे आओ जरा, और पेज नंबर 55 पे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? अ रिजिड बॉडी इज मेड ऑफ 3 आइडेंटिकल थिन रॉड ईच ऑफ लेंथ L फास्टन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर H। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास 3 रॉड हैं और तीनों रॉड को बताओ, हमारे पास 3 रॉड हैं, तीनों रॉड को हमने ज्वाइन करके क्या फॉर्म किया है? एक H लेटर फॉर्म किया। फिर द बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट पासेस थ्रू वन ऑफ इट्स लेग ऑफ द H। तो जो भी ये H लेटर है वो किसी एक एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है?
तो मान लो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट वो क्या कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, द बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पोजिशन इन द प्लेन ऑफ एच इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन द प्लेन ऑफ एच इज वर्टिकल। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे, मान लो ये तुम्हारा एच लेटर की एक रॉड है, इस तरह से एक रॉड है कि नहीं, दूसरी रॉड यहां पे है कि नहीं, और तीसरी रॉड इस तरह से होगी कि नहीं होगी। तो जो एच लेटर है उसकी एक रॉड यहां पे, दूसरी रॉड यहां पे, और बीच से हमने एक और रॉड को कनेक्ट किया है। अब ये जो एच लेटर है, ये एच लेटर अपनी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अब बताओ इनिशियली किस प्लेन में, अबे एच लेटर की एक लेग ऐसी, एक लेग ऐसी, ये ऐसी, तो ये कौन सा प्लेन है, अरे हॉरिजॉन्टल है ना, क्या एग्जेक्ट कर रहे हो तुम लोग। अबे ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, एक ये कनेक्टेड है, तो ये जो एच लेटर आया वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन में आया कि नहीं है। अब ये एच लेटर अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, जैसे ही हम छोड़ेंगे तो छोड़ने पे ये एच लेटर इस पोजीशन पे आएगा या नहीं आएगा वहां पे, तो जैसे ही हम छोड़ेंगे ये एच लेटर इस तरह से रोटेट करता हुआ नीचे आएगा, आएगा। अब कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन द प्लेन ऑफ एच इज वर्टिकल। तो बताना है जब ये वर्टिकल हो गया तो उस टाइम पे एंगुलर स्पीड कितनी। तो बेसिकली यहां पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस पोजीशन पे ओमेगा। अबे कुछ नहीं बोल रहा, तो हम क्या मान के चलेंगे कि जो एक्सेल होगी वो कैसी होगी, फ्रिक्शनलेस। अब एक्सेल अगर फ्रिक्शनलेस है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे ये रॉड होगी तो रॉड में इस तरह एक्सेल होगी कि नहीं होगी, जिसके ऊपर रॉड रोटेट कर रही होगी, तो रॉड ऐसे रोटेट कर रही होगी, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो एनर्जी क्या करेंगे, तो बस क्या करना है, एनर्जी कंजर्व करा देना है। किसको रेफरेंस मान लें, ये जो पोजीशन है लोअर मोस्ट पॉइंट, इसको तुम रेफरेंस पकड़ लो जरा। बताओ इसको अगर तुम रेफरेंस पकड़ोगे तो इनिशियली मास इसका m यहां कहीं है कि नहीं है, इस रॉड का मास m यहां कहीं है, इस रॉड का मास इसके सेंटर पे है कि नहीं। बताओ ये तीनों मास कितनी हाइट पे हैं, तो क्या लिखोगे वहां पे, 3 टाइम्स mgl रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0। अब ये मास तो रेफरेंस पे आ गया कि नहीं आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, ये मास मूव करके यहां कहीं पहुंच गया, अब हाइट कितनी रह गई, इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आया। अब साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा वहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इससे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ही नहीं कैलकुलेट किया था, कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका 0 था, इसका एंड के अबाउट
ml²/3। फिर इसका इसके अबाउट हमने कैलकुलेट किया था, तो इसका इसके अबाउट ICM 0, तो चेक करो 4ml²/3, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था कि नहीं था? अब पुट कर दो आई की वैल्यू वहां पे। क्या क्या डायग्राम एक्सप्लेन करना? डायग्राम हॉरिजॉन्टल क्या होता है तू बता मुझे। अबे ये एच लेटर है, ऐसा हॉरिजॉन्टल है, तो एक लेग ये दिखेगी, सामने से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? इसका केवल होल दिखाई देगा ना इसका, और इसकी केवल हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी। ये एच लेटर है, ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। जैसे ही हमने छोड़ा तो ये एच लेटर ऐसा मूव करके यहाँ पहुँच गया, तो ये रॉड यहीं पे है, ये ऐसी दिखेगी और एक इधर दिखाई देगी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है वो अब कहाँ चला गया है? वर्टिकल प्लेन में। ऐसा है कि नहीं है वहाँ पे? ये एच लेटर है ऐसा, और जैसे ही हमने छोड़ा तो ये इस तरह से रोटेट करता हुआ यहाँ पे आ गया। अब चेक कर लो कितनी आ रही ओमेगा की वैल्यू। कितना है ओमेगा? अंडर रूट तो 9/4 ना, अंडर रूट 9/4। तो चेक करो आंसर क्या दिया यहाँ पर, क्या है? 55 पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो यार। जो पेज नंबर 55 है उसका क्वेश्चन नंबर 5। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर। तो इस तरह से एक सॉलिड सिलेंडर है कि नहीं? जो भी सॉलिड सिलेंडर है उसका मास दिया हुआ है, उसका मास 1 kg, रेडियस कितना? 0.5 मीटर। अच्छा, इस सॉलिड सिलेंडर को भी ऐसे लाके प्लेस किया कि नहीं प्लेस किया इस सॉलिड सिलेंडर को? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 1 kg, रेडियस 0.5 मीटर इज पाइवोटेड एट इट्स सेंटर। तो ये जो भी सिलेंडर है, पाइवोटेड का मतलब है कि ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। फिर हैज 3 पार्टिकल्स ऑफ मास 0.1 kg माउंटेड एट इट्स पेरीमीटर। तो इसके ऊपर 3 पार्टिकल को लाके वहां पे क्या किया गया है? फिक्स। एक पार्टिकल यहां पे है, दूसरा पार्टिकल इनिशियली यहां पे है, तीसरा पार्टिकल, और इस पार्टिकल का मास कितना दिया हुआ है? 0.1 kg है कि नहीं? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द सिस्टम इज ओरिजिनली एट रेस्ट, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट हैज स्वंग थ्रू 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो भी सिस्टम है वो सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है कि नहीं? तो इस पोजीशन पे लाके इसको हमने क्या किया है? रिलीज किया है।
अच्छा, अभी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कौन कौन से फोर्सेस शो करेंगे यहाँ पे? एक तो इसका वेट है ना, इसका भी वेट, इसका वेट, और जो स्लेंडर रहेगा। बताओ यही अभी फ्री बॉडी डायग्राम होगा ही नहीं होगा? साथ में वो हिंज की या एक्सेल की नॉर्मल भी आएगी। मान लो एक्सेल की नॉर्मल अभी यहां कहीं आ रही है। अब इस डायग्राम को देख के बताओ इस एक्सिस के अबाउट किसका किसका टॉर्क जीरो है? अभी ये एन एम जी, ये एम जी, ये एम जी, इन सबका टॉर्क जीरो है कि नहीं जीरो है? किसका टॉर्क दिखाई दे रहा है इस एक्सिस के अबाउट? इस वाले एम जी का दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? और टॉर्क अगर एंटी क्लॉकवाइज है इसका मतलब है कि जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के कारण ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब चाहो तो इन पार्टिकल की नेमिंग भी कर दो। इस पार्टिकल को बोल दो ए, इस पार्टिकल को बोल दो बी, इस पार्टिकल को बोल दो सी। अब कुछ टाइम बाद अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ये स्लेंडर की एक्सिस। अब कितना एंगल टर्न कर गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री जब एंगल टर्न कर चुका है तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, ओमेगा। अच्छा 90 डिग्री अगर टर्न कर चुका है तो सी कहां पहुंच चुका है? बी वाला यहां पे आ गया कि नहीं आ गया? और ए वाला मूव करके बताओ ऐसा ही डायग्राम बन गया कि नहीं बन गया? अब बताना है कि जब ये 90 डिग्री टर्न कर चुका है तो उस टाइम पे इस सॉलिड सिलेंडर के पास एंगुलर स्पीड कितनी होगी? स्फेयर नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है। कहाँ दिया है स्फेयर? भाई कुछ नहीं बोल रहा है तो हम तो ये मान के चलेंगे कि एक्सेल मेरा कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। अब क्या करो, इसको मान लो रेफरेंस, जरा इसको रेफरेंस मानो और जरा एनर्जी कंजर्व कराओ जरा। बताओ इनिशियली ये जो पार्टिकल ए है ये कितनी हाइट पे है इसके रेस्पेक्ट में? तो लिखोगे वहां पे mg इंटू 2r। ये पार्टिकल कितनी हाइट पे है? जो सिलेंडर का मास है वो उसके सेंटर पे है तो वो भी कितनी हाइट पे है, r पे। और इसका चेक करो इनिशियली ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है कि नहीं है। अगर हमने लोअर मोस्ट पॉइंट को रेफरेंस पकड़ा है, इसकी 0, इसकी mgr, इसकी mgr, उसकी कितनी होगी mg इंटू 2r। बाद में अगर तुम देखोगे तो बताओ ये पार्टिकल r हाइट पे, ये पार्टिकल r हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों पार्टिकल की मिला के
mgr इंटू 2, फिर mgr इसकी, बताओ फाइनली ये लिखोगे नहीं लिखोगे वहां पे? क्यों, इसका मास नहीं है क्या सिलेंडर का? तो सिलेंडर का मास कहाँ पे है? उसके सेंटर पे है। और इसको अगर रेफरेंस पकड़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट r है कि नहीं है? अब साथ में यहाँ पे क्या आएगा? साथ में यहाँ पे आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई। अच्छा, अब आई कितना लेंगे? तो पहले तो सॉलिड सिलेंडर का लो। सॉलिड सिलेंडर का अपनी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था जो डिस्क का था, और एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो तीनों पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर रोटेट कर रहे हैं? तो वहां पे हो जाएगा mr² इंटू 3। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी कितना है? चेक करो क्या दिया, √5 दिया। क्या दिया है कि नहीं दिया √5? अब देखो इस पे आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है। पेज नंबर 68 पे आओ जरा। पेज नंबर 68 पे देखो, जो 1998 का क्वेश्चन है। पेज नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है? अ यूनिफॉर्म डिस्क हैज मास m, रेडियस r। तो सबसे पहले तो यहां पे शो कर दो एक डिस्क। जो भी डिस्क है, डिस्क का मास m, डिस्क का रेडियस कितना? r। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस r एंड मास m। अ पार्टिकल ऑल्सो ऑफ मास m इज फिक्स्ड एट पॉइंट A। तो पॉइंट A पे यहां कहीं एक पार्टिकल को लाके फिक्स किया गया कि नहीं फिक्स किया गया? इसका मास भी कितना दिया गया है?
m। फिर क्या बोल रहा है, द डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट अ हॉरिजॉन्टल कॉर्ड पी क्यू दैट इज एट अ डिस्टेंस r/4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो मान लो अगर ये डिस्क तुम्हारी वर्टिकल प्लेन में है और ये डिस्क का सेंटर है, तो यहां कहीं एक कॉर्ड है कि नहीं है, और ये जो PQ कॉर्ड है, ये PQ कॉर्ड कितने डिस्टेंस पे है यहां से, फिर द लाइन AC is perpendicular to PQ. Initially, the disk is held vertical with the point A at its highest position. It is then allowed to fall so that it starts rotating about PQ. Find the linear speed of the particle as it reaches its lowest position. तो बताओ अब क्या करोगे, यानी डायग्राम ऐसा है कि नहीं है कि ये अगर मेरी क्या है, डिस्क है, डिस्क में यहां कहीं एक्सिस है कि नहीं है, अभी ये डिस्क कैसी है, वर्टिकल प्लेन में, यहां कहीं पार्टिकल अटैच है। अब जैसे ही हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, या तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके नीचे आएगी, या फिर ऐसे ये क्लॉकवाइज रोटेट करके क्या होगी, नीचे आएगी। तो जो पार्टिकल अभी ऊपर था, कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल कहां पहुंच रहा है, और ऐसा पॉसिबल तभी होगा ना जब ये डिस्क ऐसे कितने से रोटेट करेगी, 180 से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो डायग्राम है वो डायग्राम है वर्टिकल प्लेन में, और जैसे ही हम डिस्क को छोड़ते हैं तो ये जो डिस्क है वो PQ एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, अब रोटेशन कैसा ही मान लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कुछ टाइम बाद ये डिस्क 180 डिग्री से क्या कर गई, रोटेट कर गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेस इट्स लोएस्ट पोजिशन।
हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? पार्टिकल की लीनियर स्पीड ना, किस पार्टिकल की, कैसे मिलेगी? सबसे पहले ओमेगा कैलकुलेट करो। ये डिस्टेंस कितना है? अच्छा, ये अगर r/4 है तो ये कितना फिर से? नीचे वाला कितना? r/, चलो क्या करोगे? r/4 कैसे पे? r माइनस r/4 होता है। तो अबे ये r/4 है तो नीचे वाला 3r/4 है कि नहीं है? तो अब क्या करोगे? कुछ टाइम बाद 180 डिग्री पे डायग्राम ड्रॉ करो। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? या तो गलत हो गया, ये ऊपर जाएगा एक्चुअली, क्योंकि ये 3r/4 है कि नहीं है, लेकिन हमें उससे फिर मतलब है नहीं कुछ। अब ये बताओ, जब ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे पार्टिकल ए मूव करके पार्टिकल ए यहां कहीं आ गया कि नहीं आ गया? और ये ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्क है कि रिंग है? डिस्क। तो डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास रहा होगा, सेंटर ऑफ मास मूव करके यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? अब क्या करें? जो लोअर मोस्ट पोजीशन होगी उसको मान लो यहां पे रेफरेंस। लिखो अब जरा एनर्जी की इक्वेशन। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है जब ये डिस्क 180 डिग्री से क्या कर गई है, रोटेट कर गई है। तू लास्ट क्लास में था? नहीं था ना? क्यों? क्या? उससे पहले भी नहीं था तू तो? था, क्या पढ़ाया था उससे पहले मैंने? क्या पढ़ाया था उससे पहले मैंने? रोटेशन तो कब से चल रहा है, आज 7वीं 8वीं क्लास है। लिखी एनर्जी की इक्वेशन। अभी क्या लिखना है? इनिशियल और फाइनल एनर्जी इक्वेट करना है, और क्या करना है तुम लोगों को? हाँ बोलो। ये डिस्टेंस कितना था ब्लू लाइन से पार्टिकल का? तो ये भी डिस्टेंस अभी कितना है? हाँ, तो भाई इसको अगर रेफरेंस मानोगे तो पार्टिकल कितनी हाइट पे है? mg इंटू 5r/4 प्लस 5r/4, 5r/2। ये पार्टिकल है कि नहीं है? फिर बताओ, रिंग का डिस्क का मास कहां पे है? ये यहां पे है कि नहीं है? इसकी यहां से हाइट कितनी है? mg 5r/4 प्लस r/4, 6r/4। देखो चेक करो 3r/2 है कि नहीं? और उस टाइम पे हम छोड़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब फाइनली अगर देखोगे
तो ये पार्टिकल तो रेफरेंस पे आ गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। डिस्क का जो मास है वो कितनी हाइट पे है, साथ में यहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करोगे तो ओमेगा मिलेगा। लेकिन उससे पहले क्या कैलकुलेट करना है, उससे पहले हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। बताओ आई की वैल्यू क्या लिखें, डिस्क है कि नहीं, डिस्क का बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/4। तो यहां पे तुम क्या लिखोगे, mr²/4 प्लस ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, लेकिन तो हमें इसके अबाउट कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा m इंटू r/4 का स्क्वायर। बताओ ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि नहीं होगा अबाउट पी क्यू, प्लस पूरे सिस्टम में पार्टिकल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बताओ पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस से, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू 5r/4 का स्क्वायर। I की वैल्यू पुट करो और चेक करके बताओ ओमेगा कितना। कितना ओमेगा, कितना ओमेगा, उसमें मैथ्स लगेगी ना कैलकुलेट करने के लिए। ओमेगा कितना आ रहा है, रूट इतना आ रहा है। अब बताओ एंगुलर वेलोसिटी अगर इतनी आ गई तो पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी होती है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। बताओ इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी, अगर ये ऐसा रोटेट करते हुए आया तो ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 5r/4 इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट कर लो और चेक कर लो v कितना आता है, आएगा एग्जैक्ट क्या, अच्छा 4 हट जाएगा, v की वैल्यू कितनी, आया था समझ में। तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना इस तरह के, जहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना। बताओ मॉडल में कुछ क्वेश्चन टिक कराते हैं, करके देखना उसको वहां